आप लोगों ने हिंदू दीदी को देखा होगा, पहले दीदियों ने नहीं देखा है वो आप देख लेंगे। दीदी जो बात करती है वो कह रही है नारी सशक्तिकरण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नारियों का क्या उसमें सिर्फ चंदा नहीं, माँ का भी होना चाहिए, बहन का भी होना चाहिए, सास का भी होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। सशक्तिकरण की बात यहाँ पर ठीक है, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ अधिकारों की बात करें, कर्तव्यों की बात कभी नहीं सुनाई देती है, दिखाई देती है। इसलिए हम टीवी सीरियल या अपनी किताबों में या अखबारों में पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, सब जगह बोला है ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा अधिकार है। शायद किसी एक जगह पे मुझे दिखाई पड़ जाए जहाँ लिखा है ये तुम्हारे कर्तव्य है। तो ना आप कर्तव्यों की बात करेंगे, अधिकारों की बात तो सारी दुनिया आज जिंदा है, पूरे देश को चल रही है, लेकिन कर्तव्यों की बात से यहाँ पे करने वाला कोई नहीं दिखता। तो शायद मेरी दीदी यहाँ पर खड़ी है, ये आज कर्तव्यों की बात कर रही है। अधिकार और कर्तव्य दोनों समान है, कभी भी कोई नहीं चल सकता, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसको हम अंतरराष्ट्रीय रूप से मनाते हैं। धीमे धीमे हम आई, जब हम छोटे से थे हमें तो पता ही नहीं था कि महिला दिवस भी होता है। हम तो वही चीजें जानते थे कि अगर हमें किसी का आदर करना है तो माता पिता का करना है, वो हमेशा एक होते थे, दो कभी नहीं देंगे हम। क्या किसी ने माँ बाप को अलग देखा था? कोई भी हाथ खड़ा कर। ये शायद व्यवसायीकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो भी हुआ, माता पिता स्त्री पुरुष में कब बदल गए हमें नहीं मालूम। क्या किसी को मालूम है ये बात? किसी को पता लगा कि माँ बाप को स्त्री पुरुष की संज्ञा में आ गए? सचिन भैया आपको पता लगा ये चीज? नहीं पता लगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आदर में आते हैं माँ बाप। लोग कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन माँ बाप जो है वो सबसे ऊपर है। और जो धीमे धीमे जो हमारा मूवमेंट बढ़ता चला गया, लोगों की कॉल्स बढ़ती चली गई, परसेंटेज बढ़ता चला गया। और पिछले साल में जो मैक्सिमम कॉल हमारे पास रिकॉर्ड हुई वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की। 75% कॉल्स माओ की थी, पापा लोगों की थी, बहनों की थी, जो अपने ससुराल में रह रही थी, अपने भाइयों के लिए परेशान थी या भतीजे की बहू के लिए परेशान थी। क्या जो यहाँ पर सोशल वर्कर्स बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने भी इस हवा में, इस बयान में ये अंतर देखा कि नहीं? आप बताइए मैम, आप तो सोशल वर्क करती हैं, क्या आपने ये चेंजेस देखे? कुसुम मैम, आपने देखा ये अंतर कि बड़े बुजुर्ग सिर्फ अपने कारण नहीं, वो तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन वो परेशान हैं। कम उम्र के जो हमारे बच्चे हैं उनकी जिंदगी जो टूटन आ रही है उस कारण परेशान है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक पारी पूरी अपनी पति के बिना शुरू की। कुछ लड़खड़ाते हुए कदमों से, कुछ सिसकते हुए कदमों से, कुछ आत्मविश्वास से भरे हुए कदमों से। और वो आत्मविश्वास उन्हें कहाँ से मिला? ईश्वर की प्रार्थना से, महिलाएं। और यही जिंदगी का सार है कि जब हम लड़खड़ाएं, जब हम गिरें, हमें कोई ना कोई दिक्कत होती है जो संभाल लेती है। आज का महिला दिवस हमारा मिली जुली चीजों के साथ है, जहाँ पर बहन भी है। रानी मैम यहाँ पर है कि नहीं? रानी अभी आने वाली होगी। रानी वो बहन है जिसने अपने माँ बाप की, अपनी विवाह के बाद पूरी देखभाल की। आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों की होगी? कोई गैस वर्क कि एक लड़की जो विदा होकर के अपने ससुराल आ चुकी हो, शादी के 10 साल बाद वो अचानक माँ की केयर करने लगे और इस तरह करने लगे जैसे बेटा। तो इसका रीजन क्या हुआ होगा? पूछते हैं। और क्या हो सकता है? अकेली संतान होगी तो वो बच्चा कहाँ गया होगा? वो लड़का कहाँ गया होगा जो अकेली संतान? अच्छा, रानी अकेली संतान, अकेली संतानों की या भाई नहीं, बेटा नहीं केयर कर रहा होगा। पूछते हैं एक कपिल भैया से जो उनके पड़ोसी हैं। कपिल भैया, आप बता सकते हैं कैसा क्या रीजन है? यहाँ पे बताइए जरा, मैं रानी को फोन लगा। बहुत जल्दी से आइए। कपिल भैया अलीगंज में रहते हैं और हमारी रानी भी अलीगंज में CMS के पीछे रहती है। रानी के दो भाई हैं और रानी एक बहन है अकेली। छोटा भाई जो सबसे छोटा है वो मेंटली रिटार्ड है, इसलिए वो केयर नहीं कर सकता।
और जो बीच वाला जो भाई का जो पूरा परिवार है वो दिया गया और उसके रानी के ऊपर भी केस लगा इसलिए पीड़न का होगा। तो वो काफी से काफी कोशिश करी, लेकिन जब फिर क्लास में सारी केस बचे आज वो रानी आप उसने जिम्मेदारी से नहीं लेकिन अभी तक नहीं कर रहा तो रीजन था उसके पीछे ना देखा जब तक जिंदगी भर वो रहा चाहे जैसे नहीं है कभी रानी की जरूरत नहीं पड़ी एक बार में यहाँ के स्पीकर नहीं चल रहे, पीछे का स्पीकर चल रहा है, ये भी दिक्कत हो रही है, वही भी हम करवाने के लिए कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री के नाम पे जो कानून में बदलाव हो रहे हैं वो दूर से देखने में अधिकार के नाम पे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी इसका जो दूरगामी परिणाम है जैसे हमने प्रॉपर्टी राइट ले लिया 2005 में जिसको वो कह रहे हैं बड़ी गलती है। इससे पहले महिला को जो प्रॉपर्टी में रहकर विवाह मजाकशुदा की केस में तो भैया ने बताया आपको कि रानी ने मामा की केयर इसलिए की कि उसके भाई ने सुसाइड कर ली थी, देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ हर मदर। तो और वो ऐसी लड़की है जिसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, कई सारे केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं जिसके लिए वो फाइट भी कर रही है। तो थैंक्स हमें किसको देना चाहिए? रानी के हस्बैंड, रानी के ससुर जी को, जिसने उसको हिम्मत दी कि नहीं तुम बेखटके इसको करो। मैं अक्सर देखा करती हूँ कि रानी के ससुर जी रानी की माँ के साथ कोर्ट में होते हैं, उनको हिम्मत दे रही है, जब वो थक रही होती हैं तो उनको पानी पिला रहे होते हैं, वो बिल्कुल भाई बहन के रिश्ते में बंधे हुए हैं। एक अनूठी जोड़ी होती है कि ये मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज को जीतने के लिए जो किसी ने मिसयूज करके लगा दिया था, एक दहेज एक्ट का अधिनियम, जिस लड़की को ये नहीं पता था कि इस घर में अब क्या होगा, उसके ये सब करने लगा। तो ये एक काम है जो करीब 18 सालों से मैं इस धारा में बह रही थी। इन सबको हटा करके मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैडम सुधामा सान्याल जी का, जो मानव अधिकार आयोग, हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं मैम आपका। हमारी संस्था, हमें यकीन नहीं है कि हमारे बीच में आप हैं, क्योंकि मैंने बहुत डरते आपसे कहा था कि मैम मेरे प्लीज प्रोग्राम में आइएगा। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू मैम। आज के प्रोग्राम में जैसा आप मिनट में देख पा रही होंगी कि आज ये तो नहीं पता कि भारत में कहाँ सीनियर सिटीजन क्लब्स हैं, लेकिन मेरे विचार में यूपी का ये पहला सीनियर सिटीजन क्लब होगा जो इस निगाह से हमारी संस्था ने ओपन किया है कि युवाओं को वृद्धों से सीधा संवाद होना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ष हमने यूथ क्लब्स की भी स्थापना की है डिग्री कॉलेजेस में। तो अब हमने सीनियर सिटीजन क्लब जो 23 यूपी में यानी लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर हमने संपर्क किया और उनको हमारा प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। इसमें हमारी कई सारी गतिविधियाँ हैं जिसमें हम इनको समाज की धारा से जोड़ेंगे। यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज हैं उनके साथ उनको जोड़ना, इनके एक्सपीरियंस जो बहुत ही बढ़िया हैं गोल्डन एज के, वो हमें अपनी युवा पीढ़ी को देना है। इसके साथ साथ इनके मनोरंजन के लिए वहाँ पे हाउसिंग क्लब, इनके हॉबी क्लब, बहुत सारी चीजें होंगी। मोरोवर जैसे वीके जोशी सर यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्ला सर यहाँ बैठे हुए हैं जो पुलिस विभाग में थे। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके पास अनुभवों का बहुत बड़ा भंडार है। इसके साथ साथ इनके पास ठंडी सोच है जो युवा दंपति के बीच के झगड़ों को बहुत आसानी से चुटकियों में सुलझा सकती है। इसी नाते हम लोगों ने ऑफ द कोर्ट का फोरम बनाया हुआ है, उसी में हम इनको लाना चाहते हैं। तो ये सारी निगाह के साथ हमने आज का प्रोग्राम ये सजाया है, कार्यक्रम की श्रृंखला। और इसी में मैम 3 महिलाएं जुड़ी हैं समाज से, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ईश्वर की आराधना, अपने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को चुकाने के लिए वो निरंतर चल रही थी, बिना थके चल रही थी, बिना रुके चल रही थी। ऐसी 3 महिलाएं हमारे बीच में हैं जिनको हम आपके हाथों से स्त्री शक्ति सम्मान पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं। ये हमारी पूरी योजना बनी हुई है। आपके विचारों को भी सुनना चाहेंगे। बुलाना चाहूंगी अंसारी सर। मैं आपको इंट्रोडक्शन देने में बहुत सारी चीजें भूल जाती, मैं चाहूंगी कि बहुत संक्षिप्त में आप अपने बारे में बताइए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम स्त्रियों के लिए आपका क्या संदेश है ये बताइए प्लीज।
सबको नमस्कार। मैं इंदु जी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मुझे कुछ कहने के लिए बुलाएंगी, लेकिन अब उन्होंने बुला लिया है तो मुझे दो शब्द तो कहने ही हैं। मैं इतनी देर से इस चार्ट को पढ़ रहा था और यहाँ महिलाओं की तादाद ज़्यादा है क्योंकि महिला दिवस है और स्टेज पर भी मिसेस सुदापा सान्याल, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। मैं इनको एक प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए गया तो वो नहीं आ सकी थी। थैंक यू भैया। तो वो मौजूद हैं और प्रोफेसर निशि पांडे आने वाली हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि बहुएं तो ये लिखा हुआ है, किसी राह से भटकी बहू पत्नी और उसकी नाक ऊंची रखने की जिद ठाने उसके मायके वालों द्वारा झूठे दहेज प्रताड़ना के केस में दूसरी महिला सास, ननद, देवरानी या जेठानी को जेल भिजवाना क्या महिला सशक्तिकरण है? और दूसरा, एक कुसंकारी बहू और अहम के मत में छूट पत्नी द्वारा क्या अपनी सास, ननद, देवरानी या जेठानी को आश्रित करने के हथियार नहीं बन गए हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से कानून जो बनाए गए हैं वो बहुत उनका मिसयूज हो रहा है और ये सिर्फ इसीलिए इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईगो प्रॉब्लम्स शायद ज्यादा हैं घरों के अंदर, लड़कियों, आज की लड़कियों के अंदर। आज की लड़कियां चूंकि सेल्फ डिपेंडेंट भी है, वो नौकरी करती हैं, अच्छी तनख्वाहें पाती हैं, इसलिए उनकी नाक कुछ ज्यादा ही ऊंची हो जाती है। तो ये ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक अलग बात है, लेकिन बजाय इसके कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर फैमिली को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर अहम में, ईगो में लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो ये डेफिनेटली परिवार के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही डिट्रीमेंटल है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत रोल जो है वो लड़कियों के माँ बाप का होता है, लड़कों के माँ बाप का भी होता है, लेकिन लड़कियों के माँ बाप का होता है कि उनको क्या संस्कार, क्या वैल्यूज दी जा रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दहेज को बड़ी प्रायोरिटी, प्राथमिकता देते हैं और दहेज जहाँ से अच्छा मिलता है वहाँ शादी करना चाहते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि लड़का प्राइमरीली और सेकेंडरीली, लड़की भी, क्योंकि लड़कियां भी आजकल काम करती हैं, तो अगर वो खुद इस लायक नहीं है कि वो इतना कमा सके और अपने परिवार को चला सके, तो ससुराल से दिया हुआ दहेज कितने दिन उनके काम आएगा और वो आगे भी डिमांड अगर करेंगे किसी चीज की, तो बहुत अक्सर होता है। अखबारों में पढ़ने को, मुझे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अखबारों में पढ़ने को बहुत मिलता है कि तरह तरह की डिमांड होती रहती है और उसके बाद जो है वो लड़कियों की, बहुओं की हालत बड़ी खराब हो जाती है, कहीं कहीं लड़कियों की, और उसके बाद जो है वो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बहुएं एक्सप्लॉइट करती हैं अपने ससुराल वालों को। तो दोनों एस्पेक्ट जो है वो परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत बुरे हैं और मेरी तो दुआ यही है, और मैं हर जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, महिला जो यहाँ बैठी हुई है और आदमी जो बैठा हुआ है, उससे यही गुजारिश करूंगा कि हमें यही प्रमोट करना चाहिए कि हमारे लड़के और लड़कियां दोनों, उनको अच्छी वैल्यूज दी जाए और वो इस तरह की चीजों से बचे। बस इसके अलावा और मुझे शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं अपनी बेस्ट विशेस ऑफर करता हूँ। तो ये आगाज हुआ प्रोग्राम और हमारे बीच में अभी, जो हमारे डायस को बैठने के लिए जो हमारे मुख्य वक्त
मैम आ चुकी हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, तो क्रम को जारी करते हुए और दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए स्थगित करते हुए, क्योंकि सबके सम्मिलित हाथ जब ईश्वर की आराधना में एक साथ जुटेंगे तो उस बात का असर कुछ और ही होगा, इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन करते हुए भगवान को यहीं से नमन करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अब अपने बीच में प्रीति जोशी जी, प्लीज सर आप बैठिए, क्योंकि आप इतने जबरदस्त, इतनी कम उम्र के युवा हैं कि जब हम रेस लगाते हैं तो मैं इतने पीछे पीछे भागते रह जाती हूँ, और ये प्रोग्राम में सबसे पहले आदरणीय हमारी पुलिस हमारी महिलाएं आत्मजन हमारे जो यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये एक ऐसा अवसर है जो हम महिलाओं की मर्यादा को कायम करने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ जितनी बातें मुझे मैं तो नहीं पाया से, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक बातों पर जरूर कोशिश करना चाहूँगा। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में महिलाओं को हमेशा डोमिनेट किया और महिलाएं डोमिनेट होती रही, प्रयास नहीं किया किसी ने कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा तरीका ही ऐसा बनाते हैं, इतना गवाह जाता है कि आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर पाए। 10वीं शताब्दी तक महिलाओं बहुत उसके बाद हमारे जो भी मुगल काल और ये शासन आया, उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह अपमानित किया, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वक्त ऐसा नहीं है, आज हमारे सामने सबसे पहला उदाहरण विशेष तौर पर सशक्त जो सवाल देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा मन खड़ा किया है कि एक तरफ से नहीं परिवार को बढ़ाने के लिए पुरुषों की तरफ से बोलती है, बल्कि कई महिलाओं ने जो उनके सरकार ने बहुत कानून बनाए महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन आज महिलाओं ने थोड़ा सा कर दिया तो महिलाएं ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा आज के दिन कि जिस घर में, जिस गली में, जिस कूचे में, जिस देश में, जिस प्रदेश में नारी सुरक्षित नहीं है, कभी नहीं बना सकता इतिहास बन सकता। जब रावण ने सीता को उठाया तो रावण समाप्त हो गया। जब द्रौपदी की मृत्यु हुई महाभारत शुरू हुआ, और आज मैंने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिस घर में आप देखिए, घरों में आप घुस मिले, अगर आप सर्वे करेंगे तो आपका अंदाज होगा कि वो घर बर्बाद हो गया। बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो पता नहीं क्या है डोमिनेट करते हैं, क्यों नहीं आप पहले हैं सीधे महिला को देखिए फिर भी डोमिनेट करते हैं। पहले महिला को दहेज इसलिए दिया जाता था कि महिलाएं पढ़ने की होती नहीं थी, अगर दुर्भाग्य हो जाती है क्या करे, लेकिन आज महिला को नहीं किए, लेकिन उसने दहेज मांग ली, दहेज और दहेज ने ऐसी बिगाड़ी को अपना अधिकार समझते भारत से विधान मानना पड़ा, सब कुछ यही भगवान है। ऐसे जाते जैसे गणित क्या है भाई, महिलाओं का भी घर है, उसका भी भागी हो, तुम्हारी भी जल नीचा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि महिला के आंसू जो कि हमारे आंसू हैं, उससे नमक होता है, नमक सूख गया है और आंसू खतरनाक हो रहे हैं, महिला खतरनाक हो रहे हैं। आज आप मत देखो, महिला यहाँ पे बढ़ रही है, कोशिश करिए, महिला अभी का हुआ डोमिनेटर है, आप प्रयास करिए, अपना कॉन्फिडेंस करिए, लेकिन हमारे प्रगति की महिला को शरीर से कमजोर बना है, लेकिन आत्मा से कमजोर नहीं बनाया। अपने आत्मा को सजग करिए, अपना कॉन्फिडेंस करिए, अपना विश्वास कीजिए। पहले पति जन्मनाथ होता था, आज अनाथ हो गया, आज अनाथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, अब पता नहीं क्या सोचते। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत समय, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूँ कि आप स्वयं प्रयास करेंगे कि हम सचक और कानून का पालन करें। कानून को सब तोड़ते हैं, कानून का जब तक आप जब आदर नहीं करेंगे,
तब तक कुछ नहीं होगा। जितने कानून बने हैं, जितने नियम बने हैं, ये सब धर्मदाताओं के लिए कुछ नहीं होता। आजकल ये जाना आप अपने को मत पैदा करिए, अपने का आदर करिए, सवाल करें और महिला की जरूर इज्जत करिए। इस प्रकार माननीय पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इस समय हमारे जो जस्टिस तिवारी जी हैं बस 10 मिनट के पीछे होंगे, आने वाले हैं और आ चुके हैं मेरे पास। अगर आपको सबको क्लिक करना है तो इसको सर ने कहा कि महिलाओं के आंसू सूख करके नमक हो गए हैं और नमक ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छी बात नहीं, लेकिन प्रश्न ये है, सब कुछ सुनना होगा, समझना होगा कि आखिर जब एक घर में कोई आत्महत्या करता है, अगर लड़का मरता है तो अखबार में ये क्यों निकलता है कि घरेलू कलह से मरा, और अगर लड़की मरती है तो ये क्यों निकलता है बहू के मरने पर कि घरेलू हिंसा से मरी। हिंसा अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है। तो ये जो शब्दों का जो राजनीति है, इससे भी जो लोगों के मन पर असर करती है, ये भी बहुत खतरनाक है। हमें इनसे बचना होगा और आगामी पीढ़ी को बचाना होगा, उनसे सीधा संवाद स्थापित करना होगा। हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर 40 समितियां चल रही हैं वरिष्ठों की, उसके महासचिव हमारे मध्य हैं। मैं बुलाना चाहूंगी श्री S.K. वाजपेयी जी को, जो हमारे परम आदरणीय हैं, वो डायस बनाए प्लीज। मैं संस्था के जो कार्यकर्ता हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पीछे से बिल्कुल भी शोर नहीं मचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर मनन करना है, सब तक आवाज जानी चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि लगा कि 2014 में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो कॉज है परिवारों को बचाने का, ये जरूर ही जन आंदोलन का रूप ले। तो पिछले साल हमारी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई, जिनमें प्रमुख रहे माननीय जगदीश गांधी जी। उन्होंने मुझे हेल्पेज इंडिया के प्रोग्राम में गार्जियन गॉड एक्ट के लिए, जिसके लिए मैं नुक्कड़ नाटक मैंने खुद बनाया है, कि मैं माता पिता संरक्षण अधिनियम जो धाराएं हैं 11-12 मैं उनको खुद बताती हूँ। उसी में जब उन्होंने सुना तो उन्हें पता लगा कि ये कोई अदना सा इंसान है जो अकेला चल रहा है। उनके वरदस्त उठे, उन्होंने मुझे बेटी की तरह ग्राह किया। उन्होंने कहा कि तुम अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ जहाँ जो तुम काम करोगी पिता के रूप में मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। तो फिर आप देखें कि एक महिला को अगर सहारा होता है तो पुरुष का पिता के रूप में, भाइयों के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, न जाने किन किन रूपों में पुरुष बिना शर्त स्नेह अपना कर्तव्य मानते हुए करता चला जाता है। तो हम ये क्यों ना कहें कि मर्द उधर होता है, उसका दिल बहुत नाजुक होता है, बहुत भोला होता है। और हम जब भी सोचें जरूर ये सोचें कि पुरुष भी सच बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो झूठी बोल रहा होगा। इन सब चीजों के लिए जो हमारी संस्था हम पति परिवार कल्याण समिति SIF सब मिलकर ये डिमांड कर रहे हैं कि कोर्ट्स में कैमरे होने चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए, CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। कुछ भी केस की कोई भी देर बाद में पड़े, परिवारों से जो जुड़े हुए झगड़े होते हैं उनका त्वरित न्याय, फास्ट न्याय होना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप को लड़ रहे हैं, उसको तो स्कूल जाना है, उसे सुबह भी दूध पीना है, शाम को भी दूध पीना है। वो माँ के पास रहेगा, पिता को ढूंढता रहेगा, पिता के पास रहेगा तो माँ को ढूंढता रहेगा। छोटे बच्चों को दोनों का सहारा चाहिए। इसीलिए जो हमारे 5 हमने जो अपने रूल रखे वो ये था, पहला है परिवार की अपनी प्यार बढ़ाना, दूसरा है शेयर पेरेंटिंग बढ़ाना। शेयर पेरेंटिंग यानी बच्चे को माँ बाप दोनों का हक होता है। कुछ ऐसा हो कि अगर तलाकशुदा भी मियाँ बीवी हैं तो भी बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए। मुझे पता है कि आप हमारी बहुत सी बातों को सहमति देंगे, मुझे ये सहमति खुल करके चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को निगाह मारे तो ये देखें उस प्रोग्राम में तभी गलती आई थी जब महिलाएं चिमटा, चमचा और कढ़ाई लेकर के नमक बनाने के लिए, संकेतात्मक नमक बनाने के लिए सड़कों पर थी। गति आ चुकी थी। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े तो नेहरू जी जगह कहते हैं कि जब पहले हम महिलाओं का सहयोग मांगने गए, दरवाजे खट से बंद हो जाते थे कि महिलाएं
नहीं आएंगी। जब 3 साल बाद हम उनको दोबारा बुलाने गए तो पता लगा महिलाएं घर में है ही नहीं, वो चौराहे पर धरना दे रही हैं। मैं फिर आह्वान करती हूँ अपनी माओं का, बहनों का कि आप बाहर निकलिए। जो ये सुनामी आ चुकी है परिवारों को तोड़ने की, कानूनी मिसयूज, जो कानूनी रूप से जो दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का, उसको उसकी भर्त्सना करने के लिए माओं की ही जरूरत है, बहनों की ही जरूरत है। क्योंकि जब तक नहीं होगा माओं और बहनों का सहयोग तो कैसे बनेगा पुरुष आयोग। ये बहुत जरूरी है कि मानवाधिकार आयोग अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या स्त्री मानव नहीं है, उसका पार्ट उसको होना चाहिए था, उसकी ग्रेवेंसेस वहाँ शेयर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर महिला आयोग बना संविधान के द्वारा तो पुरुष आयोग जरूर होना चाहिए। इस बात पर मैं आपकी ताली जरूर चाहूंगी। अगर हम स्त्री पुरुष का भेद ही हटा दें, जैसा हम मांगते हैं, जैसा हम परिवार हमारी संस्था का भी नाम है, तो क्यों ना परिवार संरक्षण आयोग बन जाए। परिवार संरक्षण आयोग में ना स्त्री पुरुष का भेद होगा, वहां सिर्फ परिवार होगा और उसकी बातें सुनी जाएंगी। तो यही बातें मैं आपके द्वारा समाज में लेके जाना चाहती हूँ कि समाज तक ये बातें आगे बढ़े, लोगों के पास जाए और ये चर्चा का विषय बने। स्वागत करती हूँ गांव की महिलाओं का जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत दूर दूर से आई हैं, क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम कई रेडियो प्रोग्राम्स में था, उन्होंने लिसनर्स की कॉल की, अपने प्रोग्राम के बारे में बताया था। वहाँ की महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ग्रामीण अंचल से आई महिलाओं के स्वागत के लिए चाहूंगी कि आप लोग तालियां जरूर बजाएं। हमारे मध्य टेक्निकल फील्ड से भी लोग, जैसा आपने देखा कि कुछ लोग फेसबुक पर कल बात कर रहे थे कि क्या प्रोग्राम में हम भी आ सकते हैं। कुछ लोगों को मैं यहाँ देख कर बोलूँ जब हूँ कितनी चाहत है, कितनी इबादत है, कितनी शिद्दत है प्रोग्राम में आने की। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ और जरूर कोशिश करूँगी कि बोलने का मौका आपको जरूर दूँ। बुलाना चाहूँगी प्रोग्राम के पूर्व ही दीप प्रज्वलन के पहले क्योंकि माननीय पिताजी जी आ चुके हैं, शायद चंद मिनट में अंदर आने वाले हैं, उसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। माननीय हरिशंकर शुक्ला जी का जो मीडिया प्रभारी है, वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश के, चाहूंगी संक्षेप में अपना वरद हंसते हैं और महिला दिवस की शुभकामनाएं। ये हमारा भारत स्टार्ट में ही, शुरुआत में ही आज बेटा और पापा में ही महिला को नाम रहा है। हमेशा भारत माता की जय हुई है। और अगर राधे श्याम बुलाया तो सीताराम भी कहा गया पहले। उसका परिणाम जो है आज म्यूचुअल फ्रैक्शंस है वाइफ हस्बैंड्स में, और कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो माता पिता के संस्कारों के विपरीत हो जाते हैं। अपना जो भी निर्णय लेते हैं उसमें अस्थायित्व नहीं है। अगर वो भी अस्थायित्व है, मान के चलिए किसी का अगर वो देखा जाए आज के युग के अनुसार तो वो भी लव मैरिज है। तो दोनों चीजें देखने के लिए कि तो ये चीजें जो है पहले से पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह है, लेकिन आज के युग में जो सदन हमारा नौजवान, हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री जो भी भावना और जो भी ज्ञान उनको दिया जाता है उसके अनुसार वो जो भी निर्णय लेते हैं और फ्लेक्सिबल निर्णय लेते हैं, उसका परिणाम होता है कि ये फ्रैक्शन है, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। और आज जो कहना है इंदू जी का, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पुरुष आयोग बनाया जाए। ये सही है कि कहीं ना कहीं फॉल्स और 90% जो है वो फॉल्स एंड फैब्रिकेशंस जो है रजिस्ट्रेशन होता है और एक के पीछे 10 लोग नामजद होते हैं। तो मैंने इस विभाग में अपने एडीजी महोदय के अधीनस्थ काम किए हैं और मुझे लगता है कि जब भी मुकदमे 498 के कायम होते हैं आज के युग में
आज के समय में तो एक लड़की के ऊपर केवल एक ही का दोष माना जाना चाहिए, पूरे परिवार के माता पिता बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सबको नामजद कर लेते हैं। और इस संबंध में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की भी कुछ कमियां होती हैं, जो हाजिर होते हैं, जो इस तरह से विवेचना करते हैं उसको दमनात्मक रवैये से करते हैं। अगर इस तरह सभी की अंतर्मन स्वच्छ हो जाए, हम नैतिकता के आधार पर सही और सही तरीके से निर्णय लेंगे तो इस आयोग को काफी सहायता मिलेगी और पुरुष के भी संरक्षा के लिए एक आयोग बनना अति आवश्यक है। थैंक यू सर। ये है जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी सोच, और उनकी जो ये सोच है हमें हिम्मत देती है कि हमें अब मजबूत कदमों के साथ चलना है और आगे बढ़ना है। हमारी जो 17 नवंबर को मेरी पहली बार मुलाकात हुई विनीता मैम से, जो CMS रेडियो कम्युनिटी रेडियो चलाती हैं। मैं चाहूँगी कि 2 मिनट का आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं कि जब आपने हमारी संस्था के साथ इधर 6 महीने वाइट्स ली हैं, हमारे बच्चों को काम करते हुए देखा है, क्योंकि आज यूथ क्लब के माध्यम से करीब 2500 लड़कियाँ मेरी संस्था में हैं, जो अग्रिम पंक्ति की सेनानी हैं, जो ये कहती हैं कि हमारे लिए कर्तव्य पहले हैं, अधिकार बाद में हैं। उसमें से कुछ लड़के यहाँ भी हैं जो आएंगी यहाँ पर भी, तो बुलाना चाहूँगी इसमें 2 मिनट बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा महीना। सबसे पहले तो अपने गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। और आप सब जो हैं ये वाकई एक बहुत